अब इसको निपटा लो, तुम्हारा चैप्टर डन हो जाएगा। तो ये टॉपिक लास्ट रह जाता है तुम्हारा कि बजट रेखा कब खिसकती है, ठीक है। और इसमें एक और होता है कि बजट रेखा कब घूमती है, मतलब उसके अंदर घुमाव कब आता है, आगे की ओर खिसकती सही है। तो शिफ्ट जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है, या तो वो आगे की ओर यानी कि फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है, बिना इसके ढलान में परिवर्तन आए। तो बजट रेखा आगे की ओर खिसकती है बिना इसके ढलान में परिवर्तन आए, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। तो एक ना सीधी सी बात गांठ लगाओ, चलो ये तो बजट लाइन की बात कर रहे हैं हम। कोई भी डायग्राम है, आमतौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कोई भी डायग्राम आगे की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर चल रहा है तो किसी ना किसी चीज़ में वृद्धि हुई है, कोई ना कोई चीज़ बढ़ी ज़रूर है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, आय बढ़ गई। जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी तो आप सामान्य कीमतों पर भी पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो। कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा, उस हिसाब से खरीदता है, अब उसकी कमाई 250 रुपये हो जाएगी। तो उन्हीं सामान्य कीमतों पर जो पहले थी वो पहले से ज़्यादा सामान खरीद सकता है। कीमतों को स्थिर माना गया है। बजट रेखा पीछे की ओर खिसकती है ढलान में बिना परिवर्तन है। वो कब होता है, जब आय आपकी पहले से कम हो जाए। तो अगर हम पहले से भी कम कमाने लग जाएं तो उसका सीधा सा ये मतलब है कि भाई जितना माल हम खरीदते थे पहले, अब उतना भी नहीं खरीद सकते। अब उन्होंने इस बात को डायग्राम से दिखाया है। देखो यहाँ उन्होंने पिछले वाला डायग्राम लिया है, इसमें आय को रखा 60, उससे अगले वाले में आय को रखा 120 और फिर उससे अगले वाले में आय को रखा 30। तो यहाँ आय को बढ़ा दिया गया और यहाँ पे आय को घटा दिया गया, सही है। ये सामान्य था जो पहले डायग्राम था, ये वही चीज़ है। जब आपकी 60 रुपये आई थी, वस्तु एक आपको 2 रुपये में पड़ती थी और वस्तु 2 जो है उसकी 1 यूनिट आपको कितने में, 1 रुपये में पड़ती थी। तो ये वही डायग्राम है जो पहले था। पहले वाले पॉइंट में 0 से 60 का क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि भैया आपने एक भी इकाई नहीं खरीदी वस्तु 1 की और सारा पैसा कहाँ खर्च कर दिया, वस्तु 2 पर। अब 60 × 1 करके देख लो, 60 रुपये खर्च। इसमें उसने 10 पीस खरीदे 2 रुपये के हिसाब से और 40 पीस खरीदे 1 रुपये के हिसाब से। फिर यहाँ क्या करा, उसने 20 पीस खरीदे 2 रुपये के हिसाब से और 20 पीस खरीदा 1 रुपये के हिसाब से। यहाँ उन्होंने 30 पीस खरीदे 2 रुपये के हिसाब से और यहाँ पे 1 भी रुपया खर्च वस्तु 2 पर नहीं कर रहा। अब एक समझने वाली बात है सिंपल सी कि जैसे ही उनकी आय डबल हुई, सही है। अब तुम ध्यान से देखो, पहले 0 हम 60 यूनिट खरीदते थे वस्तु 2 की, अब कितनी खरीद रहे हैं, 120, सही है। फिर हमने 20 इसके खरीदे, फिर 40 खरीदे, फिर 60 खरीदे और वैसे ही हम उनको क्या करते चले गए, कम करते चले गए। यहाँ पे 20 इकाइयों का फासला है, लेकिन यहाँ पे 40 इकाइयों का फासला है। क्यों, इसकी 40 इकाई और इसकी 20 इकाई एक दूसरे के बिल्कुल कीमत के हिसाब से बराबर हैं। मतलब कहने का क्या है, इसका 1 पीस और इसके 2 पीस, क्योंकि 2 रुपये का 1 पीस है और ये 1 रुपये का 1 पीस है। तो जैसे उनकी कीमत घटी, तुम खुद देख लो, 0 10 20 30 था, 0 20 40 60 बढ़ गई ना वस्तु 1 की भी, जो मतलब जो हमारी मांग है उनको लेके। और वस्तु 2 को भी देख लो, 60 40 20 0 था, 120 80 40 0, इस तरीके से। और अगर आपकी आय पहले से कम हो जाती है तो तुम खुद देख लो, वो पहले जहाँ 0 पे 0 था, फिर 10 की जगह 5 हो गया, 20 की जगह 10 हो गया, 30 की जगह 15, और ये भी क्या हो गया आधा, 60 के 30, 40 के 20, 20 के 10 और 0 का तो 0 रह गई रहेगा। तो ये कहता है कि जब आपकी आय बढ़ेगी तब वो आगे की ओर खिसकेगा, यानी कि फॉरवर्ड होगा, और जब घटेगी तो किधर की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे होगा। डायग्राम बड़ा सिंपल दे रखा है। ये जो डायग्राम बना रखा है उन्होंने ब्लू वाला, ये वाला एक ये है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर। ये इन्होंने लिया है बजट रेखा में जब हमारी आय कितने रुपए की थी, 60 रुपये की जब आय थी, तब हम लोग इस हिसाब से पैसा खर्च किया करते थे, सही है। वो जितने भी संयोग है, चाहे वो ये हो ये हो ये हो या कोई सा भी संयोग हो, जो भी संयोग इस बजट रेखा पे लाई करेगा वो 60 रुपये के ही दायरे में आएगा। जैसे आपकी आय बढ़ी तो इसने सीधा ये देखो आगे की ओर खिसक गया, है ना। इसको कहते हैं, जो इंग्लिश में बोले तो शिफ्ट करना, और हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं वो लोग उसको, बजट रेखा में खिसकाव, मतलब खिसक जाती है पूरी, सही है। तो सीधे हाथ की तरफ वो तब खिसकेगी जब आपकी आय बढ़ी, और उल्टे हाथ की तरफ वो तब खिसकी जब आपकी आय पहले से घट गई। बस इसमें और कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं है।
अगर थोड़ा सा इसके ऊपर अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि क्या है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, बजट रेखा में घुमाव कब आता है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो बजट रेखा का जो घुमाव है वो कीमतों पे डिपेंड कर सकता है। अब आप यहाँ पे आय को क्या मान के चलेंगे, बिल्कुल देखो समझ लें ध्यान से, इन्होंने वस्तु x को जो है, हम वही ले लें जो अपना संतरा वंतरा ले रहे थे, सेब संतरा, इससे पहले वालों में इन्होंने वस्तु एक को सेब बोला है, यानी कि वस्तु एक को सेब बोला है और उसको बोला है क्या, संतरा, ठीक है। ये तो एप्पल है, और ये वाला कौन सा है, ऑरेंज। सेम काम यहाँ पे, ऑरेंज एप्पल, ठीक है, ओके। अब मान के चलते हैं, सुना ध्यान से लाला। ये कहता है कि बजट इसमें घुमाव कब आता है, तो बजट रेखा में घुमाव दाईं ओर होता है या फिर बाईं ओर होता है। दाईं का मतलब होता है कौन सा, राइट हैंड वाला, तो बाले घूम जाते हैं, मतलब सीधे हाथ पे, राइट हैंड, और दाईं ओर होता है, सॉरी बाईं ओर होता है लेफ्ट हैंड पे। तो इन्होंने यहाँ पे तो दिखा दिया तुम्हें, इसमें देखो ये सीधे हाथ पे, यहाँ से यहाँ, और ये ऊपर की तरफ है, ठीक। अब मेरी बात सुनना, कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे जो एप्पल हैं, जो सेब हैं, उनकी कीमत को उसने गिराया है। अभी यार सेब 2 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, अभी सेब अगर 1.5 के हिसाब से मिलने लगे तो आप सेम अपनी आय पर जो पहले से ज़्यादा सेब खरीद सकते हो। अब सेब की भी कीमत 1 रुपये की घट के 1 से 1 हो जाए, मतलब समझना, ये डायग्राम तो वही है जो तुम्हारे 60 रुपये में तुम खर्च कर रहे थे, लेकिन क्या हो, इस ऑरेंज की जो प्राइस है वो तो स्थिर रहे, सही है, और एप्पल के जो प्राइस हैं वो क्या हो जाए, पहले से कम हो जाए। तो तुम्हारा ये डायग्राम बनेगा पहले से। फिर हम देखो, हम बनाना, सॉरी जो हमारे एप्पल ऑरेंज है वो तो हम उतना ही खरीदेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि कम कीमत एप्पल की है तो भाई तो सेब ज़्यादा कर दे, तो हम पहले से ज़्यादा सेब खरीदेंगे, इसीलिए वो सीधे हाथ की तरफ गए। इसमें क्या होगा, इसमें ऑरेंज की, इस वाले केस में क्या होगा, इसमें ऑरेंज की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, और एप्पल की जो कीमत है, यानी कि एप्पल के जो प्राइस हैं वो रहेंगे स्थिर। तो इसके स्थिर है, इसकी कीमत कम हुई तो आप ऑरेंज, जो भी चीज़ आपको सस्ती पड़ेगी आप उसको पहले से ज़्यादा खरीदोगे। एप्पल के दामों में कोई बदलाव नहीं आया तो एप्पल के दाम तो रहेंगे, और एप्पल की जो मांग है वो रहेगी बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे उसकी कीमत घटेगी, ठीक है। मुझे जाना है मोटरसाइकिल के लिए, वहाँ पे एक बार को तहसील जाना पड़ सके है, एक एफिडेविट बनवाने बिजली के, उसमें कब तक चाहिए मामा जी को, तो डॉक्टर को शाम में थोड़ी है, तो ऑटो से नहीं आ सकते। मैं सोच रहा हूँ तहसील खुले पे चले जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ तहसील खुले पे चले जाऊँ, ऑटो से चले जाऊँगा आज, ठीक है। अरे इसके डॉक्टर को दिखाना है ना, इसके सर का, तो समझ में आया, जिसकी भी कीमत कम होगी उसकी मांग पहले से ज़्यादा हो जाएगी, तब जाके जो हमारा ये जो घुमाव है वो दाईं और यानी कि सीधे हाथ की तरफ होगा। देखो या तो सीधे हाथ की तरफ, देखो जैसे ही इसकी कीमत कम होगी ना, हमारा जो इनकम स्तर है, भले ही हम 60 रुपये कमाते हैं, वो जब चीज़ें सस्ती होती है ना, जब चीज़ें सस्ती होती हैं, अब मान के चलो कि हमने कहा जी नेपाल में 1 रुपया 1.5 रुपये के बराबर है, आप नेपाल जाओ, ठीक है, तो अगर आपके जेब में 1000 रुपये रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें सस्ती हैं आपके साथ, वैसे वहाँ चीज़ें महंगी हैं, बट आपके जो इनकम है वो वहाँ के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, तो आपकी जेब में होंगे 10,000, लेकिन वहाँ के हिसाब से कितने रहेंगे, वो 15,000। तो जब चीज़ें सस्ती होती है ना, तो आपकी वही इनकम ज़्यादा लगने लगती है, लेकिन अगर महंगाई ज़्यादा होती है तो आप जितना कमा रहे हो वो उतना कम लगने लगता है कि यार इतनी महंगाई है यार। पहले नहीं कहते थे घर वाले कि 1 रुपये में इतना कुछ आ जाता था, अब 100 में कुछ ना आने का। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था के चेहरे बदल रहे हैं, सही है, उसी हिसाब से आय आपको लगातार बढ़ानी पड़ेगी,
क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। कीमतें बढ़ने से जो आप आय कमा रहे थे वो पहले से कम लगने लगती है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से वो दाईं ओर घुमाव करेगा। और अगर बाईं ओर घुमाव अगर करवाना हो तो अब इधर आ जाओ, देखो वो यहाँ से यहाँ ले आया, ये कर दिया, ये या तो ये या फिर ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस बार इसकी कीमत स्थिर रहेगी, इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो स्थिर रहेगा, ठीक है। क्या 2 पैसे किस चीज़ में? भी ऑटो वाला 20 रुपये लेगा, कितने पैसे बचेंगे? 10 रुपये, 20 जाने के 20 आने के, तो कोई बात ना है। प्राइस स्थिर हो गया और यहाँ जो प्राइस है वो इस बार बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आप सेब को पहले से कम खरीदना शुरू कर दोगे, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ की बात करें तो इस बार इसकी जो कीमत है वो स्थिर रहेगी और इसकी जो कीमत है वो दिखा दिया है, मतलब जो रिप्रेजेंट कर दिया कि जब वो उसकी इतनी कीमत वो खरीद सकता है। तो जिसकी कीमत स्थिर रहती है उसकी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन अगर बोलेगा तो बनाने पड़ते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि एग्जाम में पूछा आता है। सिंपल फेस के अंदर होता है, प्रश्न है आगे भी डिस्कस करने वाले उसको। बजट रेखा क्या है? बजट रेखा के ये तुम्हारे हो जाते हैं घुमाव के अंदर। घुमाव तभी आता है जब किसी एक वस्तु की कीमत को स्थिर रखा जाए और दूसरी वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, सही है। जैसे उसकी कीमत बढ़ेगी घटेगी, उसकी मांग बढ़ेगी घटेगी। अगर आप दोनों की कीमतों को बढ़ाते या घटाते हैं तब वो खिसकते हैं। जब दोनों वस्तुओं के साथ एक साथ अंतर आएगा तो खिसकाव होगा, और अगर किसी एक वस्तु के अंदर बदलाव आ रहा है और दूसरी वस्तु स्थिर है तब घुमाव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उपभोक्ता संतुलन का क्या फेस है? ये एक लास्ट टॉपिक इसका बचता है, उसके बाद ये डर है, सही है। कहता उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उपभोक्ता का इष्टतम चयन से है। मतलब जो उपभोक्ता है उसकी जेब में उसे पता है कि उसके पास कितने रुपए हैं, है ना, उसको पता है, तो वो अपनी आय के हिसाब से अपने पैसे को खर्च करेगा, अपनी आय के हिसाब से अपने पैसे को वो खर्च करेगा। और वो जो खर्चा करेगा वो खर्चा उसको बहुत चूज़ करके, यानी कि सोच समझ के करना पड़ेगा। तो उसका जो इष्टतम चयन है अगर वो बहुत बढ़िया कर लेता है, अगर आप कोई चीज़ बहुत बढ़िया चूज़ कर लेते हो तो आप बहुत संतुष्टि प्राप्त करेंगे, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि यार जो मैंने चूज़ करा वो बहुत बढ़िया था। और अगर किसी कारणवश आपकी चॉइस बढ़िया नहीं रही या फिर बेहतर नहीं रही तो फिर आपको संतुष्टि का स्तर प्राप्त नहीं होगा। यह तब प्राप्त होता है जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। वही चीज़ है, तटस्थता वक्र विश्लेषण के रूप में उपभोक्ता अपना इष्टतम चयन तब प्राप्त करता है जब ये 2 शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त क्या है? MRS, इन्होंने इसको कह दिया कि ये तुम्हारा तटस्थ वक्र का ढलान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इस शब्द मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है दोनों वस्तुओं का डिवाइडेड बाई, मतलब कैसे निकलेगा, वस्तु x एप्पल की कीमत डिवाइडेड बाई जो ऑरेंज है उसकी कीमत। बजट रेखा कीमत रेखा शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं जानने से। ये रहा कीमत रेखा, बजट रेखा का ढलान। बजट रेखा का जो ढलान है वो क्या है? वस्तु x की कीमत डिवाइडेड बाय वस्तु y की कीमत, उससे निकलता है तुम्हारा ये, ठीक है। और तटस्थता बिंदु संतुलन उन्नतोत्तर होता है, सही है। संतुलन बिंदु क्या है तुम्हारा भी मैं दिखाऊंगा, देखो ये इस तरीके से आएगा, ये वाला, ये है संतुलन बिंदु। तो सिंपल सी लैंग्वेज है वो यही है, जो तुम्हें इतना सारा पढ़ाएगा वो इस चीज़ के लिए पढ़ाएगा। अरे और उसको आगे निपटाते हैं पूरा। वो क्या कहता है?
उपभोक्ता के संतुलन का रेखा चित्रीय प्रस्तुतन प्रदान है। यह रेखा इस मान्यता पर खींचा गया है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई 60 रुपये केवल वस्तु x एवं वस्तु y पर खर्च करता है। वस्तु x 2 रुपये की है और वस्तु y 1 रुपये की है। जब ये दो बिंदु हमें प्राप्त होंगे तब हम कह सकते हैं कि यस, वस्तु जो है, जो उपभोक्ता है, वो संतुलन की स्थिति में यानी कि अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर चुका है। संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता 15 इकाई वस्तु y की, जो 1 रुपये के हिसाब से 1 है, और 30 इकाई, माफ़ करो, ये 2 रुपये के हिसाब से है, 15 इकाई 2 रुपये के हिसाब से 30 रुपये खर्च हुए, और 30 इकाई 1 रुपये के हिसाब से 30 रुपये यहाँ खर्च हुए, 30 यहाँ और 30 यहाँ, 60 रुपये खर्च हो गए। अपनी संतुष्टि अधिकतम करता है। आ जाओ यहाँ पर, देखो इन्होंने भी जनरली देखो तो ऐसे हैंड फ्री बना नहीं रखा, इन्होंने बिंदु दिखा रखे, बट हैंड फ्री बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं। ये इसमें होता क्या है, ये जो ये वाली नीले वाली है, सही है, ये तुम्हारे इंडिफरेंस कर्व को जस्टिफाई कर रही है, और ये जो अजीब, ये दूसरा जो नीला रंग है, सही है, जिसको क्या कह सकते हो तुम, पता ना कौन सा रंग है ये क्या हो सकता है हमारा, ये हमारी बजट लाइन, यानी कि जो हमारी बजट रेखा है उसको रिप्रेजेंट करती है। बजट रेखा का एक नाम और है कीमत रेखा, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं वो होता है संतुलन की स्थिति। संतुलन बिंदु इसको कह सकते हो, इसको बिंदु ई से दर्शाया गया है। ओके, इसके ऊपर उन्होंने क्यों चूज़ नहीं करा, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने दिखा रहा है कि बिंदु ई के बाईं ओर, ठीक है, ऊपर की बात कर रहा है ये ना यहाँ पे, कि हमने ये पढ़ा था कि जो वक्र जितना ऊंचा होता है उसका संतुष्टि स्तर उतना ही अधिकतम होता है। भाई ये वो यहाँ पे इनका चूज़ तो कर रहा था, लेकिन हो सकता है हमारी कीमत के अभाव में ना रही हो, प्राइस की कीमत में ना रही हो। यहाँ पे कह रहा है ना, ये रहा देखो, जो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कीमत, दोनों कीमतों के ढलान से ज़्यादा है, और दाईं ओर मतलब इधर की अगर वो बात करेगा तो कम है। इक्वल कब होगा, जब ये वाला, जो तुम्हारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल होगा, हमारा जो बजट रेखा का ढलान है, यानी कि वस्तु x की कीमत डिवाइडेड बाय वस्तु y की कीमत। तो गोबर तो मैंने पढ़ा के भागूंगा, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात हुई। अब आगे देखते हैं। तो बस ये डायग्राम तुम्हारा रफली बनेगा। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि हमें डायग्राम कैसे बनाना है, तो हम डायग्राम को एक बार हल्का सा रफली प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारा स्केल के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, ये हमने बनाया एक सिंपल सा आरेख, मतलब कि रेखा चित्रण बन गया। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये हमने दिखाया, यहाँ से दिखा लेते हैं। बजट रेखा कहाँ गिरा बढ़, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया ना। ये हमारी बजट रेखा, अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ हम वस्तु x, जिसको हम एप्पल मान चुके हैं, संतरे का ऑरेंज मान चुके हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की बजट रेखा, यानी कि कीमत रेखा। अब हम इससे टच करते हुए अपना एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, कॉन्वेक्स, यानी कि जो उत्तल जो होता है, उन्नतोत्तर उसको कह देते हैं, उसकी तरह होता है। तो ये जो कुछ 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 ऐसा बन जाएगा। अरे स्वाद खराब हो गया। वो कभी भी कोई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे डॉटेड दिखा दो। ये हम लाए, ये टच करेगा, ये हो गया। आई से लिख दोगे तो ये तुम्हारा तटस्थ वक्र है। ये जिस बिंदु पे एक दूसरे के इक्वल है,
ये है तुम्हारा संतुलन। सही है, ये चीज़ वो हमें यहाँ पर पढ़ा रहा है और वही चीज़ फिर हमें यहाँ पर पढ़ा भी रहा है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तुम इसको सीधा ना प्रश्न की तरह पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न बन जाता है। सही है कि तटस्थ वक्र के टाइम पे एक जो उपभोक्ता होता है वो कब संतुष्टि प्राप्त करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो पी क्यू बजट रेखा है, इन्होंने दिखा भी रखी है, ये चीज़ जो दिखा रखी है, पी क्यू एक बजट रेखा है। यह उपभोक्ता के लिए बजट सीमा निर्धारित करता है, वह अपनी आय 60 रुपये खर्च कर सकता है 2 इकाइयों पर। ठीक है, और वह रेखा के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि रेखा के बाहर जाने का मतलब है कि उसकी जो आय है वो कम पड़ जाएगी। हाँ, रेखा के अंदर रह सकता है, लेकिन उससे उसको संतुष्टि स्तर उतना प्राप्त नहीं होगा, 60 रुपये खर्च के पूरा प्राप्त होगा। अतिरिक्त इकाई के लिए वस्तु एक्स की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है, इंडिफरेंस कर्व, वो आईसी तटस्थ वक्र है। ठीक है, अतः वस्तु एक्स तथा वस्तु वाई के लिए उपभोक्ता के अधिमानों को दर्शाता है। यह प्रकट करता है कि वस्तु एक्स की अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता वाई को कितनी मात्रा का त्याग करने के लिए इच्छुक है। तो वो ऑरेंज को सैक्रिफाइस करता है ना वो डायग्राम के हिसाब से, कि आप जो संतरे पहले से कम खरीद रहे हो, कम खा रहे हो, और एप्पल को जो है पहले से ज़्यादा खा रहे हो, तभी हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर बनता है। संतुलन बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, वह दर जिस पर उपभोक्ता वाई के लिए एक्स की प्रतिस्थापन, मतलब उनकी रुचियाँ अधिमानों के लिए दर, उनके लिए क्या पढ़ देते हैं यार, वह दर जिस पर उपभोक्ता वाई का मतलब है जो तुम्हारा ऑरेंज है के लिए एक्स को प्रतिस्थापित उसकी रुचियों एवं अधिमानों के लिए होने पर करने को तैयार है, उस दर से मेल खाती है जिस पर बाजार उपभोक्ता वाई के लिए एक्स को प्रतिस्थापन करने की अनुमति देता है। सीधी सी बात है, बाजार की अनुमति देता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आप संयोग आप बाज़ार में देखते हो, वो संयोग बाज़ार में आप देखते हो कीमत के हिसाब से। आपने अगर 60 रुपये बोला तो आपको सारे संयोग 60 रुपये के हिसाब से ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको संतुष्टि स्तर कहाँ पर प्रदान होगा, जब आपकी आय जो हमने बजट रेखा के माध्यम से दिखाई, और दूसरा जो आपका इंडिफरेंस कर्व है जिनको आप उपभोग करोगे, जब वो दोनों एक जगह पे कॉमन आके टकराएंगी, वो बाजार को ही देख के ध्यान में लगेगा कि सर आपके 60 ही खर्च होंगे, लेकिन आपको इस संयोग से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकते जिसमें वस्तु एक्स 15 इकाई और वस्तु वाई की 30 इकाई वो खर्च कर रहा है। तो ये चीज़ अगर तुम मात्र पढ़ते हो तो तुम्हें इस डायग्राम के अंदर ये चीज़ आराम से समझने को मिल जाएगी कि हो क्या रहा है। ठीक है, लास्ट इसका रह जाता है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बाकी उन्होंने बस इस बात को समझाया है, कहा था ना कि 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि भाई आईसी का ढलान, कीमत रेखा का ढलान अथवा आईसी तथा कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। भाई कीमत रेखा ये जो बना रखी है कीमत रेखा, ये बजट लाइन, और ये क्या कहते हैं तुम्हारा आईसी इंडिफरेंस का तटस्थ वक्र जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब आपको संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। उदाहरण दे रखा है, उदाहरण को सिर्फ पढ़ो, जब तुम एग्ज़ाम में इसको डिस्कस करोगे तो ये तुम्हें बहुत आराम से समझाने में मदद करेगा, जो ये दर्शाएगा कि आप वस्तु एक्स पर 2 रुपये खर्च करते हैं एक इकाई पर, वस्तु वाई पर 1 रुपया खर्च करते हैं उसकी इकाई पर। ये समझा देगा, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दूसरा, ये उन्नतोदय होता है, यानी कि उसमें कॉन्वेक्स होता है। ये उसका जो उसका रीज़न ये वही है कि यदि आपको वस्तु एक्स यानी कि एप्पल को ज़्यादा उपभोग करना है तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एप्पल अगर आपको ज़्यादा उपभोग करना है तो उसके बदले में आपको ऑरेंज का जो उपभोग है वो पहले से कम करना पड़ेगा। ये उसके साथ है। तो मात्र इनको पढ़ने से जो पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करी है, हमारे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सही है, बाकी तुम्हें जो करना होगा वो चैप्टर के जो एंड में होता है ना, जो हमारे सारांश तो ठीक है, लेकिन जो जितने भी प्रश्न हैं आगे के ये सारे डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक, अब डन।